Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 13th of December 2023. फर्स्ट न्यूज़ क्या है? तो एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की और यहाँ पर लोगों की डेथ हो गई है। हुआ क्या है पाकिस्तान में? तो सुसाइड टेरर अटैक हुआ है एंड टेरर अटैक होता रहता है पाकिस्तान में। तो एक्चुअली जो GS3 का टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें आपको टेररिज्म जो टॉपिक है इसको कवर करना है, तो बस उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है शी इन हनोई टू डीपन स्ट्रैटेजिक टाइज। तो एक्चुअली यहाँ पर जो चाइना है ये वियतनाम के साथ अपनी टाइज को डीपन करना चाहता है। पिछले कुछ टाइम में ये देखा गया है कि जो US एंड जापान है इसके साथ यहाँ पर वियतनाम ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एलिवेट किया है। Israel US face isolation as Gaza war grinds on amid global calls for truce। तो हर कोई यहाँ पर ये कह रहा है कि वॉर में यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए, लेकिन इसको लेकर जब वोटिंग हुई थी तो US ने यहाँ पर वीटो एक्सरसाइज कर लिया था। तो इसराइल एंड US को जिसकी वजह से यहाँ पर आइसोलेशन फेस करना पड़ रहा है। तो इसराइली फोर्सेस कैरिड आउट स्ट्राइक्स अक्रॉस गाजा ओवरनाइट एंड यहाँ पर 18,000 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट बाइडन नॉट कमिंग फॉर रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे के लिए प्रेसिडेंट बाइडन शायद नहीं आ रहे हैं एंड जो क्वाड मीटिंग है इसको भी डेफर किया जाएगा। तो US प्रेसिडेंट जो बाइडन इज नॉट कमिंग टू इंडिया फॉर द रिपब्लिक डे परेड इन जनवरी 2024 एंड जो क्वाड समिट है जो कि इसी टाइम होने वाली थी इसको भी पोस्टपोन किया जाएगा टू द लेटर पार्ट ऑफ 2024। तो USA के साथ रिलेशंस ये तो आपको GS2 के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये बताया गया है कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट असासिनेशन जो कि गुरु पतवंत सिंह उसको यहाँ पर मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी करी गई थी, तो ये भी यहाँ पर इंडिया USA रिलेशंस में एक कंसर्न हो सकता है, तो ये आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पर राजस्थान में कौन बने हैं चीफ मिनिस्टर उसके लिए बताया गया है, तो भजन लाल शर्मा ये बने हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है पैक्ट इल्यूसिव अमिड डीप डिविजन्स ओवर फॉसिल फ्यूल फेज आउट। तो COP28 दुबई में हो रही है एंड इसको लेकर ही ड्राफ्ट पैक्ट लेकर आया गया है। तो ड्राफ्ट पैक्ट को लेकर भी यहाँ पर जो सारी साइड्स हैं वो एग्री नहीं कर रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस आर क्वाइट यूज टू स्टेलमेट्स स्पेशली इन द फाइनल डेज, जो कि हम COP28 में भी देख रहे हैं। ऑन द इश्यू ऑफ फॉसिल फ्यूल फेज आउट ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड कोई भी मीटिंग ग्राउंड अभी तक नहीं दिख रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है इन्होंने क्लियर कर दिया कि फॉसिल फ्यूल फेज आउट के लिए ये अग्री नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि फॉसिल फ्यूल फेज आउट का मेंशन होना ही चाहिए वरना ये अनएक्सेप्टेबल है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। राज्यसभा में CEC बिल पास किया गया एंड उस CEC बिल में क्या था कि जो EC की यहाँ पर पोजीशन है एक्चुअली SC जजेस के ऑन पार होती है, लेकिन इसको कम करके कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर करने की बात की जा रही है। तो फॉलोइंग प्रोटेस्ट बाय फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ऑपोजिशन पार्टीज द सेंटर ऑन ट्यूसडे मूव्ड अमेंडमेंट्स व्हिच sought to retain the status of the election commissioners on par with the Supreme Court judges. Earlier, the chief election commissioner and other election commissioners first introduced in the Rajya Sabha had sought कि जो इनकी सैलरीज पॉक्स एंड अलाउंसेज हैं इनको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाए और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ अलाइन कर दिया जाए। बाकी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि एक यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, बाद में सिलेक्शन कमेटी को चेंज कर दिया गया था कि इसके कौन कौन से मेंबर्स होंगे बाय द पार्लियामेंट। तो इसमें मेंबर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड अ कैबिनेट मिनिस्टर। अभी तक कौन अपॉइंट करता था? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। क्रिमिनल कोड बिल्स को रिवाइज किया जा रहा है, तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे IPC CRPC एविडेंस एक्ट को यहाँ पर रिवाइज किया जा रहा है। तो हेट क्राइम, मर्डर, मॉब लिंचिंग के लिए यहाँ पर लाइफ टर्म डेथ पेनल्टी कर दिया गया है। Enhancing the minimum punishment for mob lynching and hate crime murder from 7 years to life imprisonment and expanding the definition of terrorism. Union Home Minister on Tuesday introduced revised versions of 3 criminal law bills in Lok Sabha to replace the IPC, CRPC and the Evidence Act. Kerala elderly rely on Manrega, younger works opt for higher paying labor. तो केरला का एक्चुअली यहाँ पर मनरेगा डेटा बताया गया है कि जो हाई डेली वेजेस फॉर यंगर अनस्किल्ड वर्कर है ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो ओल्ड एज के लोग हैं 61 to 80 ग्रुप्स के ये ज़्यादातर एंगेज है मनरेगा में, लेकिन अगर हम 18 to 30 एज ग्रुप की बात करें तो सिर्फ 1.41% लोग ही एंगेज हैं मनरेगा में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉलिंग फॉर कॉशन PM फ्लैग्स नीड फॉर एथिक्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज NAI। तो GS3 में टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI जिसको कि इंडिया होस्ट कर रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की है कि एथिक्स होने चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होने चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो PM फ्लैग्ड डीप फेक, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर टेररिज्म एज कंसर्न, जो कि अनचेक्ड डेवलपमेंट ऑफ द AI टूल्स की वजह से आते हैं। तो ये सारे इशूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक कि इस बार GS3 में मैंने पेपर देखा था तो उसमें क्वेश्चन आया था कि हेल्थ से रिलेटेड AI के क्या कंसर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं।
दिल्ली सीज वेडिंग्स गैलॉर, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। तो बेसिकली लोग शादियां तो कर रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन लोग क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन का ज़्यादा यूज़ कहीं होता नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिवोर्स के लिए भी फाइल करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बस अपनी ऐसे वेडिंग फोटोज़ दिखा दो, उससे काम चल जाता है। तो अगर उसका यूज़ ही नहीं है इसीलिए लोग रजिस्ट्रेशन कराते नहीं हैं। तो ये एक इशू है जो कि आप लिख सकते हो। लोकसभा के लिए इट्स 2 बिल्स एंड जो विमेन का कोटा है इसको पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर असेंबलीज के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। तो नारी शक्ति बिल हमने देखा था एंड यहाँ पर विमेन के रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है। ये सब कुछ है। इकॉनमी ऑन राइट पाथ एंड Q2 का जो डेटा है उसमें इकॉनमी ग्रो हुई है 7.6% से, जो कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। आई ऑन कश्मीर तो 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया एंड सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली अपील्ड किया था कि जिस तरीके से यहाँ पर अबॉलिशन किया गया था आर्टिकल 370 का। तो ठीक है, ये तो डोमेस्टिक चीज़ें होंगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हम इंटरनेशनल मेडलिंग देखते हैं कश्मीर के इशू में, तो क्या है बंद हो जाएगी? तो अभी तो ये बंद नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पीस एंड प्रोस्पैरिटी बिल्ड करनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में, सो दैट जो इंटरनेशनल एटीट्यूड है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर ये चेंज हो सके। तो Supreme Court's judgment this week validating the abolition of Article 370 for Jammu and Kashmir and the separation of Ladakh from it legislated by the Parliament on August will make one big difference to the geopolitics of Kashmir. तो लीगल क्लैरिटी जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई है कि जो इंडिया का इंटरनल रिलेशनशिप है कश्मीर के साथ, ये एक्सटर्नल नेगोशिएशंस के लिए ओपन नहीं है। तो कश्मीर एक्चुअली हमारा इंटरनल मुद्दा है, हमें कुछ भी करना है ये हम डिसाइड करेंगे, यहाँ पर एक्सटर्नल जो लोग हैं ये डिसाइड नहीं करेंगे। तो डोमेस्टिक लीगल क्लोजर ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंडिया फुल सॉवरेनिटी, कि हमारी कश्मीर के ऊपर पूरी तरीके से सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, एंड इट डज नॉट ऑटोमेटिकली एंड द एक्सटर्नल मेडलिंग इन कश्मीर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होती थी वो बंद हो जाएगी। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भाई पाकिस्तान, चाइना, ये अभी भी होगी। तो रिजोल्यूशन ऑफ दैट चैलेंज डिपेंड्स ऑन ग्रोइंग इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर एंड हमें अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली हम पाकिस्तान एंड चाइना को डिटर कर सकें फ्रॉम एडवेंचरिज्म ऑन कश्मीर बॉर्डर्स। नीदर पाकिस्तान नॉट चाइना एक्सेप्ट ये तो नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को। क्यों? क्योंकि इनकी एक्सटर्नल पॉलिसी के साथ ये कंप्लाई नहीं करता है। तो गिवन द ऑप्टिमिज्म इन दिल्ली टुडे इट इज़ ईजी टू फॉरगेट द इनॉर्मस डिफिकल्टीज जो कि इंडिया को मैनेज करनी होगी इंटरनेशनल डायनेमिक इन कश्मीर को लेकर, एंड अभी तक जो भी हमने यहाँ पर मैनेज किया है। लेकिन जो यूएस है ये एक्चुअली हमारे साइड हो चुका है, पहले यूएस हमारे साइड नहीं था, क्योंकि यूएस के पास अभी यहाँ पर दूसरा मुद्दा बन चुका है जो कि है चाइना। एंड कश्मीर अब ऑब्सेशन नहीं है वॉशिंगटन की साउथ एशिया पॉलिसी के लिए। और अगर हम बात करें जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं ये भी इंडिया के साथ इनके रिलेशंस डीपन हो रहे हैं, तो एक्चुअली ये भी अब पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर चोकिंग जेएनयू। तो एक्चुअली जेएनयू में एक कोड ऑफ कंडक्ट आया है जिसमें यह कहा गया कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटीज़ न्यू कोड ऑफ कंडक्ट ऑन प्रोटेस्ट गोज अगेंस्ट इट्स विजन। तो अथॉरिटी को इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया कि जो जेएनयू है यहाँ पर हमें 5D देखने को मिलता है। तो ये 5D क्या है ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो एक्चुअली आप ऐसे कीवर्ड्स लिख सकते हो 5D की, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, डिफरेंस, डिसेंट, डाइवर्सिटी, सब कुछ यहाँ पर रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। द सक्सेसर्स चैलेंज, तो बीएसपी के यहाँ पर जो सक्सेसर बने हैं ये है मायावती के नेफ्यू आकाश आनंद। तो उनको क्या करना चाहिए वो बताएगा, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। द गो टू नेशन, तो यहाँ पर बात की गई है इंडिया की। तो फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना एंड इंडिया को कंपेयर करें तो 2007 में चाइना की जीडीपी $3.6 ट्रिलियन थी। आज इंडिया की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन। तो मतलब 2007 में जितनी चाइना की जीडीपी है उतनी इंडिया की जीडीपी आज है। तो चाइना 2007 से लेकर 2023 में अगर हम देखें तो आज सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है चाइना। तो क्या इंडिया 10-15 सालों में इतना ग्रोथ दिखा सकता है? तो ऑफकोर्स दिखा सकता है। उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? तो in 2007 China's GDP was about $3.6 trillion. Today India's GDP is $3.7 trillion, perhaps more. This parallel is crucial to understanding the big movement that India diplomacy led by Prime Minister Narendra मोदी इज रिकॉग्नाइजिंग अ मूवमेंट। अगर इंडिया के लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कंपनीज एंड स्टेट ऑपरेटर्स उसको सपोर्ट करता है, तो एक्चुअली हम ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप कर सकते हैं। एन एप्रिसिएशन ऑफ दिस मूवमेंट एंड पुटिंग इट्स लेसन्स इनटू कंक्रीट एक्शंस इज द बिग लेगेसी ऑफ द 2020, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर कंक्लूड किया है एक ट्रांसफॉर्मेशनल डिप्लोमेटिक ईयर। तो ये ईयर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड डिप्लोमेटिक क्यों था? क्योंकि हमारे पास G20 की मेंबरशिप थी। एक्चुअली हम G20 के यहाँ पर हेड थे। लुक बैक एट हिस्ट्री, 2007 में चाइना इतना बड़ा जियो इकोनॉमिक बेहमत नहीं था जो कि ये आज है। तो ऐसा क्या हुआ कि चाइना इतनी बड़ी सुपर पावर बन गया? तो बेसिकली उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होती है 2008 में, एंड उसके बाद सबको यहाँ पर कोई नया कंट्री चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए, एंड वो नया कंट्री होता है चाइना। तो एवरी नेशन सॉट टू डीपन रिलेशंस विद बीजिंग एंड स्पेशल प्लेस हो चुका था डिप्लोमेसी में फॉर द पीपल्स रिपब्लिक। और चाइना ने क्या किया? चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, एक डेवलपमेंट बैंक बनाया, क्रॉस कॉन्टिनेंटल लैंडिंग प्रोग्राम शुरू किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। दो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अगर हम देखें तो कई जगह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फेल भी हुआ है। तो इट डिड दिस बाय ऑफरिंग इटसेल्फ कि ये वाइटल एडिशनैलिटी हो सकता है टू द ग्लोबल ऑर्डर। तो हर
कंपनी जहाँ यूएस की तरफ जा रही है तो यहाँ पर चाइना भी एक वायबल ऑल्टरनेटिव ऑर्डर हो सकता है। इस तरीके से चाइना ने खुद को प्रेजेंट किया। द वर्ल्ड वांटेड एंड नीडेड एन एडिशनल इंजन ऑफ ग्रोथ एंड एन एडिशनल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड ये चाइना बनकर आया। इंडिया इज पॉइज्ड एट अ सिमिलर मोमेंट एंड विद अ सिमिलर जीडीपी। तो क्या हमारा भी चाइना के जैसा हो सकता है? तो एज वी एंटर 2024, दिस इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच इंडियंस मस्ट अंडरस्टैंड देयर प्लेस इन द वर्ल्ड टुडे। रीसेंट पास्ट हमें बताता है कि इंडिया साइज्ड इकोनॉमी ऑफ $4 ट्रिलियन एक ह्यूज इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करती है। विजन एंड स्किलफुल डिप्लोमेसी है। आज हम खुद के लिए स्पेस कार्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक द यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना। तो रियल इंडियन अपॉर्चुनिटी है 2024 के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है जिसपे हम जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गति शक्ति है जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं। न्यू कोऑपरेशन आर्किटेक्चर को प्लेस में लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा और क्या करने की ज़रूरत है? तो इंडियाज़ गवर्नमेंट हैज शोन दिस एम्बिशन एट होम। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर का गति शक्ति इनिशिएटिव जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक्सटर्नल इंगेजमेंट अप्रोच है, लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ हम यहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है आर्टिकल 370 का, ये फेडरलिज्म एंड बेसिक स्ट्रक्चर को अपहोल्ड नहीं करता है। तो फेडरलिज्म को यहाँ पर डाइल्यूट किया गया है। फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक्चुअली जो जजमेंट है फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। पॉम्प डिजीज़ तो हम पहले देख चुके हैं। पॉम्प डिजीज़ क्या होती है? एक्चुअली इसको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 2 भी कहते हैं। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। किस वजह से होता है? तो डेफिशिएंसी हो जाती है एक एंजाइम की जिसका नाम है एसिड अल्फा ग्लूकोसिडे। ठीक है, एक एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज, एंड जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से पॉम्प डिजीज़ होती है। अब इस एंजाइम का यूज़ क्या होता है बॉडी के लिए? तो ये एंजाइम एक्चुअली क्रूशियल होता है ग्लाइकोजन को ब्रेक करने के लिए इनटू ग्लूकोज विद इन द लाइसोसोम्स ऑफ सेल्स। तो प्रेवलेंस एस्टिमेट्स ऑफ द डिजीज रेंज फ्रॉम 1 in 40,000, तो 40,000 में एक इंसान को भी हो सकता है, यहाँ तक कि 3 लाख में एक इंसान को भी हो सकता है। नेक्स्ट, फूड वर्सेस फ्यूल केस ऑफ शुगर। तो एक्चुअली ये क्यों आर्टिकल लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर सेंटर ने डिसीजन लिया है कि जो शुगर का एक्सपोर्ट है इसको तो बैन कर दिया गया। इसके अलावा जो यहाँ पर शुगर को डाइवर्ट किया जाता था इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए, वो भी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि शुगर की प्रोडक्शन कम हुई है और सरकार नहीं चाहती कि हमें इन्फ्लेशन देखने को मिले। ऑन December 7, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टेड ऑल मिल्स एंड डिस्टिलर्स कि आपको शुगर केन जूस या सिरप नहीं यूज़ करना है फॉर मेकिंग इथेनॉल विद इमीडिएट इफेक्ट। तो एक्चुअली हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है जो कि हम अचीव कर लेंगे फिर भी। तो ऑल्टरनेटिव फीड स्टॉक्स क्या हो सकते हैं ये हम नहीं देखेंगे। शुगर सप्लाई की कंसर्न क्या है? तो एक्चुअली यहाँ पर जो शुगर प्रोडक्शन है कम हुई है। तो 6 ईयर लो ओपनिंग स्टॉक्स अपार्ट देयर इज अनसर्टेनिटी ओवर प्रोडक्शन फॉर द करंट 2023-24 ईयर्स। नेक्स्ट है किडनी ट्रांसप्लांट्स इन इंडिया। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो म्यांमार के लोग हैं, टेलीग्राफ में ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, पता नहीं ऐसा हो रहा है नहीं। तो जो म्यांमार के नेशनल्स हैं इनकी एक्चुअली किडनी निकाली जाती है एंड यहाँ पर रिलेटिव्स दिखाकर यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। तो इंडिया का क्या रूल है किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर? ज़्यादातर रैकेट्स हमें किडनी को देकर ही क्यों होते हैं कि यहाँ पर किडनी का ट्रांसप्लांटेशन गलत तरीके से हो रहा है? तो एलिज रैकेट्स हमेशा किडनी के ट्रांसप्लांटेशन में ही क्यों देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। The government has ordered a probe into the findings of an investigation by the Telegraph published earlier this month, alleging that poor Myanmarese villagers were being lured into giving their kidneys to rich patients from that country with the involvement of Delhi's Apollo Hospital. तो organ donations and transplant in exchange of money ये forbidden है कि एक्चुअली आप पैसा लेकर किसी का ऑर्गन नहीं ले सकते हो। अब ये ऐसा क्यों किया गया है कि यहाँ पर कोई भी गरीब आदमी वो आसानी से बोल देगा कि ठीक है मेरी किडनी ले लो, आप पैसे दे दो क्योंकि मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपोलो हैज़ मेंटेन्ड कि जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं ये रिसीविंग जब यहाँ पर गो अहेड मिल जाता है फ्रॉम द ऑथराइजेशन कमेटी उसके बाद ही ट्रांसप्लांट होते हैं। तो इंडिया के ट्रांसप्लांट लॉ के बारे में बताया गया कि आप यहाँ पर किसके किसके ऑर्गन्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, पेरेंट होने चाहिए, सिबलिंग्स होने चाहिए, चिल्ड्रन, स्पाउस, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन। इसके अलावा कोई अगर दूर का रिश्तेदार है तो एक्चुअली यहाँ पर एक कमेटी होगी जो कि देखेगी कि क्या सही में यहाँ पर जान पहचान सही हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर पैसे लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जा रहा है। अब किडनी को ही क्यों सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है? तो डिमांड बहुत ज़्यादा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन की, एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन में रिस्क भी डोनर को बहुत कम होता है कि अगर आप एक किडनी दे भी दोगे तो दूसरे किडनी के भरोसे आप ज़िंदगी भर जिंदा रह सकते हो। 2, इट इज़ द चीपेस्ट एंड द मोस्ट एक्सेसिबल, 5 लाख में ट्रांसप्लांट पूरा हो जाता है। 3, किडनी इज़ द ऑर्गन जो कि लंबे समय तक बॉडी के बाहर सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लंग्स की बात करें तो 4 से 6 घंटे तक ही सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन किडनी 24 से 36 घंटे तक सर्वाइव कर सकती है। तो ये सारे एक्चुअली रीजंस हैं। यहाँ पर ओपेक फ्लीट की बात की गई तो जो रशिया के ऑयल टैंकर्स हैं ये ओपेक टैंकर फ्लीट का यूज़ करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं कि रशिया से आपको ऑयल नहीं खरीदना है। प्राइस कैप लगा दी गई कि इस प्राइस से कम पर ही खरीदना है, इससे ज़्यादा पर नहीं खरीदना है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओपेक फ्लीट का यूज़ किया जा रहा है। ट्रेड डील विद ओमान, ये इंडिया के इकोनॉमिक टाइज को बढ़ा सकती है वेस्ट एशिया के साथ। तो ये तो बेसिकली प्रेटी कॉमन सेंस है कि अगर ओमान के साथ ट्रेड डील होगी तो हमारे इकोनॉमिकल टाइज बूस्ट होंगे विद वेस्ट एशिया।
एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स एंड मेंस सब कुछ कॉम्प्रहेंसिवली कवर हो रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है एंड कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इफ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।